हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजेंद्र जाखड़ गुड्डा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कल जो चैप्टर शुरू किया था अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष था, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक आंदोलनों पर जो हमारा मूल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, जहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन आता है। हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि युद्ध समाप्ति के बाद, एक बार ब्रिटिश सरकार युद्ध में फंसी हुई है, युद्ध समाप्ति के बाद भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। उस मध्य नजर रखते हुए भारत के राजनीतिक आंदोलनकारी थे, या हम यूं बोले राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने आंदोलनों की रफ्तार काफी धीमी कर दी थी। लेकिन 1916 से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, 17 में खेड़ा हुआ, 18 में अहमदाबाद आंदोलन हुए। ऐसे अहिंसात्मक आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश पदाधिकारी जो भारत में कार्यरत थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख करके आग्रह किया कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों में पब्लिक को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश पदाधिकारी था जिसका नाम था सर सिडनी रोलट। सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपना विधेयक बना करके पारित करवाया, वो था 19 मार्च 1919 को। वो कानून भारत में लागू किया गया। उस कानून को भारत में कहा गया रोलट एक्ट। प्रश्न आता है रोलट एक्ट पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी पर क्वेश्चन आते हैं तो उनमें प्रश्न आता है रोलट एक्ट क्या है। तो रोलट एक्ट क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के राजनीतिक व्यक्तियों पर, किस पर है, राजनीतिक व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐसा कानून बना करके लागू किया जिस कानून के तहत ब्रिटिश पुलिस से जो भारत में कार्यरत थे उनको बहुत ज्यादा राइट्स, अधिकार मिल चुके थे। उस अधिकार के तहत ब्रिटिश पुलिस जो भारत में कार्यरत थी वे किसी भी भारतीय को घुटनों के बल पर चलने के लिए बोल सकते थे। अगर कोई भी भारतीय इसका विरोध करता था तो उसको किस कानून के तहत अरेस्ट कर लेते थे, रोलट एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लेते थे। जब तक ब्रिटिश पदाधिकारियों की कार्रवाई जा रही है, फौजी अफसरों की या अन्य प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं उनकी, वो शहर से गुजर रहे हैं, तो कोई भी भारतीय उसको सावधान की स्थिति में खड़ा रहना पड़ेगा। वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता और उनको पदाधिकारियों को सैल्यूट मारनी पड़ेगी। भारत का आम कोई भी नागरिक है, पुलिस की नजर गिर चुकी है उनके और पुलिस ने देख लिया, और कोई व्यक्ति अगर चल रहा है सैल्यूट नहीं मार रहा है तो उसको किस कानून के तहत अरेस्ट कर लो, रोलट एक्ट कानून के तहत। इस कानून के तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण के पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती थी। ऐसे व्यक्ति को, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति था, वह व्यक्ति ना किसी से अपील कर सकता था, ना किसी को वो दलील दे सकता था, ना अपील ना दलील और ना वकील होता था। ये एक ऐसा कानून बना करके लागू किया जिसमें ना कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया है वो अपना कारण बता सकता, भी कारण पूछ सकता था कि मुझे क्यों अरेस्ट किया है, न वो ये कह सकता था कि साहब मैंने देखा नहीं, कोई दलील नहीं दे सकता था, और कोई भी वकील उसका मुकदमा नहीं लड़ सकता था। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को न्यूनतम 2 वर्ष की जेल होती थी। इससे आगे और जेल होगी वो तो एक अलग है, लेकिन न्यूनतम उसको 2 वर्ष की जेल होती थी। इस कानून को भारतीय लोगों ने अंधा या काला कानून की संज्ञा दी थी। अब
मेन प्रश्न आता है वही आता है रोलेट एक्ट पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि इस अध्याय में से दो अंक की 3 टिप्पणियां पूछी जाएंगी। एक तो 6 अंक का पूरा क्वेश्चन आएगा क्योंकि अपना 6 अंक का पाठ है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन की एक टिप्पणी आएगी रोलेट एक्ट। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग ने 19 मार्च 1919 को जो कानून बना करके दिया था, उस कानून को रोलेट एक्ट नाम दिया गया था। इस कानून के तहत भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को घुटनों के बल पर चलने के लिए बोल सकती थी। पुलिस किसी भी पदाधिकारी जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई जा रही है, उनको सैल्यूट मारना है, सावधानी की स्थिति में खड़ा रहना है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें चूक कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसको रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति न्यूनतम 2 वर्ष की सजा काटेगा। इस दौरान उसकी ना अपील होगी, ना दलील होगी और ना ही उसका वकील मुकदमा लड़ सकता था। ऐसे कानून को भारतीय लोगों ने अंधा या काला कानून की संज्ञा दी थी। अप्रैल में यह कानून लागू होना था। भारत में इसका विरोध करने के लिए तारीख निर्धारित की थी, वो तारीख थी 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे भारत में इसके विरोध की रूपरेखा तैयार की गई और इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व सौंपा गया था। इस प्रकार गांधी जी रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पूरे भारत के अंदर हड़ताल रखी गई। इस दिन पूरे भारत के राष्ट्रवादियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। प्रश्न आता है, वो ये आता है रोलेट एक्ट को भारतीय लोगों ने किस नाम से उसको उपमा दी थी? तो अंधा या काला कानून कहा गया था कि इसको कुछ नहीं है, इसमें जो अरेस्ट हो गया वो अंदर रहेगा। इसका विरोध करने के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की थी? 6 अप्रैल 1919 का दिन निर्धारित किया था। किसके नेतृत्व में किया था? गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था। पूरे भारत में जुलूस निकाले थे, सरकार विरोधी नारेबाजी की थी और बहुत बड़ा सरकार का विरोध किया गया था। इसके ठीक 4 दिन बाद में समय था 10 अप्रैल 1919 का। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन विरोध किया जा रहा था। वो विरोध था पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में। इस दिन अमृतसर शहर में रोलेट एक्ट का, देखो पूरे भारत में तो एक दिन कर दिया गया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे भारतीय लोगों में जागरूकता आती है। कभी अमृतसर में करते हैं, कभी पूना में हो रहा है, कहीं पेशावर में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। वर्तमान पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध किया जा रहा है। उसी क्रम में विरोध हो रहा था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने वहां पर फायरिंग की। पुलिस और राष्ट्रवादियों के बीच में बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था। पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। और उसी दिन पंजाब प्रांत की पुलिस की कमान थी, वो पुलिस कमान सौंप दी गई थी जनरल डायर को। जनरल डायर को पुलिस की कमान सौंपते हुए वहां पर पंजाब प्रांत में लागू कर दिया था। वो किया था मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ कानून था। इस कानून के तहत क्या था कि अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो पुलिस उनको किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं देगी। जनरल डायर था, इसका बड़ा खौफ था। ये भारतीयों के जहन में दहशत बैठाना चाहता था और भारतीयों पर खौफ के साथ अपना शासन करना चाहता था। ये बागडोर जनरल डायर को सौंप दी जाती है और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। इसके ठीक 3 दिन बाद में समय था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन पंजाब प्रांत के समीप पंजाब प्रांत में अमृतसर शहर के समीप, यह अमृतसर शहर था। इस शहर के समीप एक स्थान था, स्थान का नाम था जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग के अंदर उस दिन था 13 अप्रैल 1919 को था बैसाखी का दिन। ये बैसाखी का त्यौहार होता है। ये त्यौहार मनाते हैं सिख धर्म के लोग।
कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। इस दिन ये अपनी फसल को निकाल करके और भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की ये पूजा करते हैं कि हमारे आप अच्छी फसल दी, पाले का कोई प्रकोप नहीं हुआ, बहुत फसल हुई, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये त्योहार वो मनाते हैं। और उस दिन जलियांवाला बाग में एक छोटे मेले का आयोजन होता था। वहाँ पर लगता था, छोटा मेला लगता था। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। छोटा मेला वाले स्थान पर जो ही लोग इकट्ठे होते हैं, जब अमृतसर में घटना घटित हुई थी, 10 अप्रैल को अमृतसर में घटना घटित हुई थी, इसके लिए हमारे राष्ट्रवादी लोग थे। उन राष्ट्रवादियों का ये मानना था कि पंजाब में क्या लागू कर दिया, मार्शल लॉ तो लागू कर दिया है, लेकिन जो मेले का आयोजन हो रहा है उस मेले में लोग एकत्रित होंगे। उन लोगों को ब्रिटिश सरकार के काले कानून के बारे में और ब्रिटिश सरकार की जो दमनात्मक, कूटनीतिपूर्ण हमारे ऊपर जो शासन की नीति के साथ हमारे ऊपर जो खोप किया जा रहा है, उस खोप के बारे में लोगों में उत्साह किया जाएगा और लोगों को ऐसे प्रभावित करके राष्ट्रवादी आंदोलन में उसको सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे। और लोगों ने ऐसा ही किया था। जो ही लोग स्त्री पुरुष बच्चे वहाँ पर मेले के अंदर आते हैं, स्त्री आते हैं, पुरुष आते हैं और बच्चे इकट्ठे होते हैं, और तो वहाँ पर जनरल डायर जो पुलिस कमान सौंप दी गई थी, ये जनरल डायर वहाँ पर पहुँचता है अपने 50 पुलिस कारिंदों को लेकर के। जलियांवाला बाग के चारों ओर 4 दीवारें थी, उसके तंग दरवाजों को बंद करवा करके और जनरल डायर ने पहले घोड़े चलाए, घोड़े दौड़ाने का आदेश दे दिया। उसके बाद में जनता को बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने के पुलिस को आदेश दे देता है। क्यों देता है, चेतावनी क्यों नहीं दी जाती है? देखो, पुलिस फायरिंग करती है उससे पहले, जैसे कोई भी जुलूस आ रहा है, जुलूस के लिए निर्धारित स्थान कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा कि इसके आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो पुलिस अनाउंसमेंट करती है, माइक से पुलिस बोलती है कि इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप पर पानी की बौछारें की जाएंगी। पब्लिक नहीं मानती है, वहां तक आ जाती है। उससे आगे बढ़ती है तो पुलिस उनको लाठीचार्ज के पहले सूचना देती है कि भीड़ तितर बितर हो जाए। अगर भीड़ तितर बितर नहीं होती है तो पुलिस लाठीचार्ज का आदेश देती है। फिर भी भीड़ नियंत्रित नहीं होती है और आगे बढ़ती है भीड़, तो ऐसी स्थिति में पुलिस फायरिंग करने से पहले आदेश देती है कि भीड़ तितर बितर हो जाए, अन्यथा पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाएगी। ये चेतावनी का अनाउंसमेंट पुलिस को माइक से करना पड़ता है कि सारी पब्लिक सुन ले। लेकिन जनरल डायर ने यहाँ अनाउंस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? कि पंजाब प्रांत में मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ में क्या था कि सरकारी आदेश थे कि अगर कोई भीड़ होती है, उस भीड़ में अगर अव्यवस्थाओं के कोई खौफ होता है तो उसके अंदर पुलिस किसी को भी कोई चेतावनी नहीं देगी, सीधी गोली चलाने के आदेश दे देते हैं। वहाँ पर 50 पुलिस कारिंदे पहुँचते हैं और वो जब तक गोलियां चलाते हैं जब तक कि उनके सारे कारतूस खत्म नहीं हो जाते। और इससे भी खतरनाक कार्य जनरल डायर ने जो किया था, वो कार्य क्या था कि शाम को अमृतसर शहर की लाइट बंद करवा दी गई कि जो आंदोलनकारी हैं या मेले में जो परेशान लोग हैं वो परेशान हो। शाम को पानी की सप्लाई बंद करवा दी उन्होंने। और इससे अधिक भी खतरनाक कार्य किया कि जितने भी हॉस्पिटल्स थे, कोई भी घायल आएगा, उस घायल का कोई इलाज नहीं करना है, उसके सामने पुलिस को बंदूक दे करके बैठा दिया गया था कि आते ही गोली फिर मार दो। इससे पूरी पंजाब के लोग थे वो हिल चुके थे। अगर ब्रिटिश सरकार की उस समय की मानी जाए तो इस पुलिस घटना के कारण 379 लोग मारे गए थे। और अगर राष्ट्रीय कांग्रेस का आकलन माना जाए तो 1000 से अधिक लोग इस घटना में मारे गए थे। ये भारत की सबसे बड़ा संघर्ष था और सबसे बड़ा अंग्रेजों द्वारा किया गया नरसंस हत्या थी। ये बेगुनाह लोगों पर चलने वाली गोलियां सबसे बुरा कार्य होता। पूरे भारत में इसका विरोध शुरू किया गया था और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहां से प्रश्न आएगा, वो प्रश्न आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपको क्या लिखना है? उसमें यह चीज लिखनी है आपको कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के समीप जलियांवाला बाग था। इस दिन बैसाखी का दिन था। सिख धर्म के लोग
इस त्यौहार को अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान शिव, गणेश और पार्वती की पूजा के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी दिन अमृतसर शहर के समीप जलियांवाला बाग था, उसमें एक छोटे मेले का आयोजन होता था। वहाँ पर जो ही स्त्री पुरुष बच्चे एकत्रित होते हैं मेले में भाग लेने के लिए, जनरल डायर अपने 50 पुलिस कारिंदों को लेकर के वहाँ पर पहुँचता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने के आदेश दे देता है, क्योंकि पंजाब प्रांत के अंदर 10 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू हो गया था। पुलिस जब तक गोलियां चलाती है जब तक सारे कारतूस खत्म नहीं हो जाते हैं। इस घटना में सरकारी आकलन के अनुसार 379 लोग मारे गए थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के मतानुसार इस घटना के अंदर लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की घटनाएं थी और गांधी जी के दिल्ली पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ से भारत की एक नई रूपरेखा तैयार होती है, सारे भारतीयों में विरोध की भावना हो जाती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने भी भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया था, उससे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की थी। उसके बाद में एक नई घटना घटित होती है, वो होती है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप पर लड़ा गया था और यूरोप महाद्वीप में भाग ले रहे थे, ब्रिटेन भी ले रहा था और ब्रिटेन का एक यूरोप का दूसरा उनका पड़ोसी देश था जिसका नाम था तुर्की। तुर्की के युद्ध विराम के बाद में जो शांति संधियां हुई थी, तुर्की के एक मुस्लिम शासक थे, ये मुस्लिम शासक थे। इस मुस्लिम शासक को विश्व के सभी मुसलमान थे वे मानते थे खलीफा। खलीफा का अर्थ क्या होता है कि अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर। अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर मानते थे, उनको काफी पवित्र मानते थे और उसका बहुत बड़ा सम्मान था मुस्लिम समाज में। ब्रिटिश सरकार ने इस तुर्की के शासक का बड़ा अपमान किया था, इसको मिलने वाली सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी और इसका अपमान किया था। इसलिए विश्व के सभी मुसलमानों ने जहां जहां अंग्रेजों ने विश्व में अपने उपनिवेश बना रखे थे, उन उपनिवेश देशों में ब्रिटिश सरकार का विरोध हुआ था। उस विरोध को खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया था। भारत में भी 2 मुस्लिम भाई थे, एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के भारत में इस आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया था और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी का इस आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम समन्वयता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने 1905 में जो भारत में बंगाल का विभाजन किया था उसके बाद में उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में लेते हुए उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ये सनातन पंथ, हिंदुओं का, सनातन पंथियों का संगठन है। इसमें हिंदू सिर्फ अपने विकास के और अपनी स्वतंत्रता की योजनाएं बनाते हैं, इसमें मुस्लिम हितों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके लिए आप 1906 ईस्वी में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी थी। ये मुस्लिम लीग नाम का एक संगठन बना था, मुसलमानों को एक अलग देश की मांग के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो ये अलग अपनी मांग कर रहे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन कर रही थी उसमें भाग नहीं ले रहे थे, तो गांधी जी ने वहां पर पहुंच करके इन संगठन को अपने अंदर सम्मिलित करने का उन्होंने प्रयास किया और खिलाफत आंदोलन में भारतीयों का सहयोग किया। गांधी जी ने भी पूरे भारत का भ्रमण किया था और खिलाफत आंदोलन में प्रत्येक भारतीय को भाग लेने के लिए प्रेरित किया था कि भारतीय बड़ी से बड़ी मात्रा में इसमें भाग लेते रहेंगे तो भारत का हित होगा, भारत में जल्दी राष्ट्रवादी भावना आएगी और ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर रहें। धन्यवाद।